हेलो बच्चा पार्टी, मैं जय तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों को आपकी सबसे प्यारी और डिमांडेबल सीरीज रीस्टार्ट सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट देने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ को आज पढ़ाने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को उस रीस्टार्ट सीरीज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये जो सीरीज होगी ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी किसी भी कारणवश अपनी स्टडी नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, या स्टार्ट की तो उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई, अर्थात उन्हें क्या कुछ ना कुछ स्टडी करने में प्रॉब्लम है। तो मैंने उनके लिए इस रीस्टार्ट सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें क्लास आज से स्टार्ट हुई है। इस रीस्टार्ट सीरीज में मैंने आपको उसी में एक्सप्लेन कर दिया था कि एकदम बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक आपका जो कोर्स है वो क्या होगा, दिसंबर तक पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। और उसके बाद में बचे हुए समय में आपका क्या होगा, रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन में आपको मॉडल पेपर और आपका सिलेबस फिर से रिवाइज किया जाएगा। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो, और जो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबको हम आपको सॉल्व कराएंगे। ये हमने आपको बताया था। तो आज वह इस सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ को पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले आपको युद्ध लड़ने की कला आनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि आखिर किसके किसके साथ हमें लड़ना है। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके मैथ का सिलेबस क्या है, आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है उसकी पहली प्रश्नावली का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा और सॉल्व कराऊंगा मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। और खास करके आपको मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना आपके बोर्ड में आना है। क्या करोगे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ के? आखिर आप ये मान के चलिए कि अगर आप पूरा का पूरा नॉलेज एक ही क्लास में ले लोगे तो आपको क्यों नर्सरी से 12th तक पढ़ाया जाता है? आप एक ही लागे ना पूरा का पूरा दे दो अपना एग्जाम। इसीलिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में जितना सिलेबस है आप उतना पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। जिसमें जो न्यू सिलेबस आपका है 2024-25 का, इसमें केवल प्रश्नावली जो इससे पहले 1.2 थी वो और 1.3 वही केवल है, और प्रश्नावली 1.1 जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है, और जो शांत और अशांत 1.4 था वो क्या रिड्यूस हो चुका है। तो आपको मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी नहीं स्टार्ट की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप अच्छे से जुड़ जाइए और हमारे साथ स्टडी करके अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का सपना पूरा कीजिए। मगर आपको लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। इसमें वो भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ स्टडी कर ली होगी और कुछ बच्चों ने स्टडी बिल्कुल की ही नहीं होगी। मगर आप लोगों के लिए आपने पढ़ा ये चैप्टर या नहीं पढ़ा उससे कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ये मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं। और अगर नया ना मिला तो कमेंट करके बता देना कि सर नया नहीं मिला है। और एक बात ये है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दो, ताकि स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। है ना? तो ज्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, मगर उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट बोल दे रहे हैं, उसके बाद आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, दम है तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तो उसे मिटाकर दिखा, कि दम है तो उसे मिटाकर दिखा। यानी कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए तय कर लिया है तो आप मेहनत करो और चैलेंज कर दो उस किस्मत को कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमें कम मार्क्स लाकर आप दिखाओ। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपका मार्क्स कम कर दे। बस आप आज से ही दृढ़ संकल्प ले लीजिए और 7:30 बजे आप लोग डेली आ जाना हमारे चैनल पर। एक दिन आपको साइंस की क्लास और एक दिन आपको मैथ की क्लास मिलेगी, जिसमें मैं आपको एकदम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाकर दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा और अच्छे से आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, मगर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मैथ का सिलेबस आपका है क्या क्या। तो हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास जो 10th है उसका जो हमारा सब्जेक्ट है क्या, मैथ। मैथ को पढ़ाने वाले हैं जिसका या क्या लेक्चर नंबर क्या है, फर्स्ट है। ये लेक्चर नंबर इसका क्या है, फर्स्ट है। जिसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका क्या सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है ना। तो आपका जो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट वो होता है हमारा वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या, या आप इसे हाँ संख्याएं कर दीजिए, वास्तविक संख्याएं, और संख्या भी बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम ही है। सेकंड जो चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर ये है हमारा जाकर बहुपद। क्या? बहुपद। सेकंड चैप्टर बहुपद है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, है ना। और उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो आपका है द्विघात समीकरण। और उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये है क्या, समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। और उसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो जाकर हमारा क्या, त्रिभुज
त्रिभुज, और जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो जाकर है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, ये 7 चैप्टर तक इधर। और उसके बाद में आपका जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8, ये है सबसे जाना माना और इंपॉर्टेंट टॉपिक तथा बच्चों के लिए बोरिंग टॉपिक भी, क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय इस चैप्टर में जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेट करने के लिए आता है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो क्लास 10th का अगर बोला जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी इसी चैप्टर में होती है, मगर अगर आप हमसे स्टडी करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में जो 9वां चैप्टर है, जो हमारा 9वां चैप्टर है वो है जाकर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसके बाद में जो हमारा 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर वो है जाकर वृत्त। और जो इससे पहले 11वां चैप्टर था रचनाएं, वो कट गई है जाकर। अब आपका जो 11वां चैप्टर है वो 12वां चैप्टर जो पहले था वो अब क्या है, 11वां चैप्टर है। उसे हम बोलेंगे क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और उसके बाद में जो हमारा 12वां चैप्टर है वो है जाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और उसके बाद में जो हमारा 13वां चैप्टर है वो है सांख्यिकी। और जो हमारा 14वां अर्थात लास्ट चैप्टर है वो है जाकर प्रायिकता। यानी कि आपका जो क्लास 10th के मैथ का सिलेबस है उसमें टोटल जाकर कितने, 14 चैप्टर हैं। इससे पहले 15 चैप्टर थे, जिसमें का ये जो 11वां चैप्टर रचना वाला है, जिसमें रचना वगैरह करनी थी वो जाकर कर चुका है। आपके 14 चैप्टर बचे हुए हैं। पहला वास्तविक संख्या, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम संख्या आपको बताएंगे, उसके बाद में और संख्या से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे, उसके बाद में प्रश्नावली पर आपको लेकर चलेंगे। एक बात और ध्यान रखो, जैसे हर एक खाना बनाने वाले का टेस्ट अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोगों को मैथ इसलिए नहीं आती कि आप गलती करते हो कि डायरेक्ट प्रश्नावली पर पहुंच जाते हो, है ना। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि आखिर उस प्रश्नावली का सवाल जो है वो लगेगा कैसे, वो कैसे सॉल्व होगा। आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, डायरेक्ट आप प्रश्नावली पर पहुंच जाते हो और प्रश्नावली आपसे फिर होगी नहीं बगैर कॉन्सेप्ट सीखे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होने लगती है और बताते हो कि हमें तो भाई मैथ आती नहीं है। मगर मैं आप लोगों को सबसे अलग पढ़ाने वाला हूं। क्या करूंगा, सबसे पहले हर एक प्रश्नावली का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, अर्थात उस प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन लगेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या देखकर हम किस सूत्र का अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से वो क्वेश्चन क्या हमारा सॉल्व होगा। ये सारा का सारा मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। केवल आपको मैथ आ रही है तो बेहतर है, नहीं आ रही है तब भी बेहतर है, आप केवल हमारे साथ जुड़ जाइए। बस आपको अच्छे से अच्छा हम सिखाने की गारंटी लेते हैं। बस केवल इतना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आने की जिम्मेदारी आपकी है और सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा, फिर बहुपद अर्थात प्रश्नावली जो 2.1 है उससे रिलेटेड आपको अच्छे से बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट और बहुपद के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा आपका है क्या, समांतर श्रेणी, और छठा आपका क्या है, त्रिभुज, और सातवां क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति। और उसके बाद में आठवां और बच्चों को परेशान करने वाला, डराने वाला जो चैप्टर है वो क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। और उसके बाद में 9वां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, कुछ वस्तुएं दी रहेंगी उनकी लंबाई हम निकालेंगे, और वृत्त के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा 11वें चैप्टर में। 12वां चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, और 13वां आपका है सांख्यिकी, और 14वां आपका क्या है, प्रायिकता। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है क्या है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1.1 के कॉन्सेप्ट पर, अर्थात वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोग ऊपर डाल लीजिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1, ये आप लोग डाल लीजिए। यानी कि हम इसमें क्या आपको एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं। और जो कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगा इस क्लास का सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर तब भी मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। तो और एक बात आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप लोग रफ और पेन लेकर ही बैठोगे, क्योंकि जो कुछ मैं बताऊं आप लोग कोशिश करो नोट करने की। जब आप फील करोगे कि टीचर हमारे सामने है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और यदि आप केवल फोन लेकर बैठे हो, केवल वीडियो देख रहे हो, तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। तो आप लोग रफ और पेन लेकर ही बैठिए। तो क्या करोगे, सबसे पहली हेडिंग आप डालोगे, सबसे पहली आप हेडिंग डालोगे क्या, संख्या। क्या हेडिंग डालोगे आप, संख्या। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे संख्या। अब संख्या क्या होती है, जो आप लोग यूज करते हो, काउंटिंग नंबर, वही सारी की सारी क्या संख्या होती है। जितना भी इस ब्रह्मांड में नंबर उपस्थित है वही सब बोला जाता है क्या, संख्या। जितने भी अंक उपस्थित है सब वो क्या, संख्या ही बोले जाते हैं। मगर जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। क्या, दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, वास्तविक, पहला वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या होता है, दूसरे की बात करें तो काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की सभी गिनने वाली सभी गिनने वाले अंक सभी गिनने वाले अंक क्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। सभी गिनने वाले अंक ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी गिनने वाले अंक क्या आपके वास्तविक संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्या एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो, एक यानी प्लस माइनस का एक भी आप ले सकते हो, या आप 1/2 भी ले सकते हो प्लस माइनस का, आप पाई भी ले सकते हो, आप 1.001 भी ले सकते हो, आदि ETC जितनी भी संख्याएं होंगी सारी सारी क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्या ही होंगी। मगर जो काल्पनिक संख्या है इसमें क्या होता है, काल्पनिक संख्या में क्या होता है कि जो हमारा रूट होता है, रूट तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे जाकर बनता है रूट। अब जब ऐसे ही बनाया जाएगा तो इसे स्क्वायर रूट बोला जाता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा रहेगा तो उसे क्यूब रूट बोला जाएगा, अगर 4 लिखा रहेगा तो उसे 4 रूट बोला जाएगा, है ना। तो रूट के अंदर अब चाहे वो स्क्वायर वाला हो, क्यूब वाला हो, या पावर 4 वाला हो, 5 वाला हो, चाहे जो वाला हो, n नंबर के लिए आप ले सकते हो, कोई भी रूट हो। रूट के अंदर अगर हमारी क्या रूट में जो संख्या उपस्थित है, उपस्थित संख्या क्या ऋणात्मक हो, रूट में उपस्थित संख्या ऋणात्मक हो। अगर रूट में कोई ऋणात्मक संख्या आ गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान चलो माइनस का 1 या माइनस का 2 हो गया, या हम बात करें माइनस का 1/2, कुछ भी ले लो, सारी सारी ये क्या होंगी ETC आदि, ये सारी सारी क्या होंगी आपकी काल्पनिक संख्या होंगी। मगर इसे हमें क्या करना है, अभी नहीं पढ़ना, कहाँ पढ़ना है इसे पढ़ना है हमें क्लास 11th में जाकर इसे पढ़ना है ना। इसे पढ़ना है कहाँ, क्लास 11th में पढ़ना है। मगर जो वास्तविक संख्या इसे क्या आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, उसे हमें 11th में पढ़ना है, मगर इसे क्या आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उसे छोड़ दो, अब इसे हम पकड़ते हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है ये होती है जाकर कितने, 2 प्रकार की। जो वास्तविक संख्या होती है ये होती है जाकर कितने, 2 प्रकार की। पहले की अगर हम बात करें तो हो जाएगी हमारी क्या परिमेय। पहली संख्या जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, जो दूसरी होती है वो होती है जाकर अपरिमेय संख्या। अब परिमेय में क्या होता है, परिमेय में जो होता है, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या हो जिन्हें जो संख्याएं क्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन अब P/Q के रूप में तो लिखा जाएगा, मगर एक शर्त होती है, लेकिन जो हमारा Q अर्थात ये क्या P/Q लिखेंगे तो अंश अपान हर बन जाएगा ना, अर्थात हमारा जो हर वाला पोर्शन वो नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी एक ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में परिवर्तित कर दें, मगर उसमें जो हर वाला पोर्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, तब उसे हम बोलेंगे जाकर कि ये क्या परिमेय संख्या है। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा क्या +-1/2, या हम बात करें +-5/2 ले लो, या मान के चलो प्लस माइनस हमने क्या किया 3/2 ले लिया, +-3/2 ETC। अब इसमें क्या, इसमें कुछ भी हमारा 0 नहीं है, ना अंश वाला ना हर वाला, मगर शर्त यह है कि जो हमारा अंश वाला है वो तो 0 हो सकता है, मगर हर वाला 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक बात ये समझिए, मान के चलो जो अंश अपान हर बनता है, कोई भी संख्या हो अगर अंश अपान हर है तो इसका मतलब आप हर से अंश में भाग दे रहे हो, ये तो हुआ ना, और भाग देने का मतलब उस संख्या का क्या पहाड़ा उपलब्ध है। मगर अगर हम कहें अंश में कोई भी संख्या ले लो, अपान में हमने हर को क्या किया 0 कर दिया, अब इसका मतलब हमें क्या 0 से भाग देना है। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने 0 का पहाड़ा देखा है, पढ़ा है 0 का पहाड़ा नहीं ना, केवल ये सुना है कि किसी भी संख्या से आपको 0 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बन जाएगा, अर्थात 0 का पहाड़ा नहीं होता। 0 का पहाड़ा नहीं होता इसीलिए जाकर हमारा जो परिमेय संख्या का हर होता है वो 0 नहीं होता। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और उसके बाद हम चलते हैं क्या परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्या एकदम इसी काल्पनिक संख्या से रिलेटेड है, बस ये है इसमें रूट के अंदर क्या आता था, आपका रूट के अंदर आता था इसमें हमारा ऋणात्मक संख्या, और इसमें आ जाएगा धनात्मक संख्या, और वो भी संख्या आ जाएंगी जिनका जो दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत होने का मतलब कि दशमलव के बाद वो कभी कटेंगे ही नहीं, और दशमलव के बाद ही नहीं, मतलब एक ऐसी संख्या जो जाकर कभी कटे ही ना, वही क्या बनती है जाकर अपरिमेय भी बन जाती है। तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसा लिख सकते हो कि रूट यानी कि ये रूट में उपस्थित सभी क्या धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, रूट में उपस्थित सभी धनात्मक संख्याएं व अशांत संख्याएं।
अभी हमने आपको बताया आसान का मतलब जो कभी कटे ही ना। तो सबसे पहले तो हम रूट वाली ले लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं √2, या ले सकते हैं √5, या हम ले सकते हैं √3। और उसके बाद में आसान की बात करें तो आप पाई ले लो। पाई, आप कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर जी पाई कैसे? पाई का तो मान 22/7 होता है, मगर अगर आप 22/7 को काट कर देखो तो वो किसी भी बिंदु पर कटेगा नहीं। जो पाई होता है वो किसी भी बिंदु पर नहीं कटता, इसीलिए जाकर ये क्या होता है, एक अशांत संख्या बन जाती है। और अशांत संख्या होने के कारण जो पाई है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या में आ जाता है, ETC। इसी प्रकार से और भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि अब इसमें तो हमें कुछ पढ़ना है नहीं, मगर अब हमें देखना है परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होता है इसमें जाकर हमारी 4 प्रकार की संख्याएं बनती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सबसे पहले हमारी बनेगी सम संख्या, और दूसरी हमारी जाकर बन जाएगी क्या? विषम संख्या। और जो हमारी तीसरी है, वो बन जाएगी हमारी भाज्य संख्या। और जो हमारी चौथी है वो बन जाएगी अभाज्य संख्या। यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? 4 प्रकार की होती है। एक सम संख्या होती है, एक विषम होती है, एक भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सबको पता ही है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों। यानी जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहले 2 ही आप ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे इन्फिनिटी तक आप बढ़ते हुए चले जाओगे। विषम संख्या की बात करें तो आप क्या लिखोगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। यानी वो सारी की सारी संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद में आप 2 नहीं आएगा, 3, और उसके बाद में हमारा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, कॉमा, इन्फिनिटी तक आप बड़े आराम से इसे लिख सकते हो, अनंत तक। उसके बाद में जो हमारी भाज्य संख्या होती है, जाकर भाज्य संख्याएं, उसे आप क्या लिखोगे कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए, वो क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान के चलो हमारा जो 4 है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो हमारा 4 है, ये क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। यानी ये क्या? इसमें 2 से अधिक गुणनखंड बन गए ना। गुणनखंड मतलब कितनी संख्या इससे विभाजित कर सकती है, अर्थात 2 से अधिक संख्या विभाजित से करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा भाज्य हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम 6 की बात करें, 9 की बात करें, तो ये सब क्या हो जाएंगी? हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी, ETC। इसी प्रकार से और भी हो सकती हैं। उसके बाद में अगर आप भाज्य संख्या की बात करें तो आप क्या लिखोगे? वे संख्याएं जिनका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 होता है, क्या कहलाएंगी? वो हमारी कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो मान के चलो क्या? 2। अब 2 गुणनखंड होने मतलब केवल 2 ही संख्या से कटेगा, था केवल अपने आप से, या तो 1 से। जो 2 है वो या तो अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा जाकर। और उसके बाद में ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें तो ये भी 1 से कटेगा, या तो अपने आप से कटेगा। उसके बाद में अगर हम 5 की बात करें, ये भी 1 से कटेगा, या तो अपने आप से कटेगा। 7 की बात करें, ये भी 1 से कटेगा, या तो अपने आप से कटेगा। इसी प्रकार से ETC, इसी प्रकार से और सारी की सारी संख्याएं जो होंगी वो क्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और आ जाता है, जब आप प्रश्नावली 1.2 अब सॉल्व करोगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोग जब परिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं तो एक आता है सहभाज्य संख्या। तो वह संख्या रह गई है, तो उसे भी आप लिख लीजिए, जो हमारी सहभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य संख्या। लेकिन इसमें जो संख्या होती है वो सिंगल संख्या नहीं होती, वो क्या होता है? संख्या का युग्म जाकर बनता है। कैसे क्या होगा उसे आप समझिए। सहभाज्य संख्या, तो आप क्या लिखोगे? वे संख्या युग्म जिनका HCF क्या एक होता है,
क्या कहलाएंगे, हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 व 3 और वैसे ही 5 व 7। अब एचसीएफ का मतलब कि कुछ कॉमन ही नहीं मिले, यानी कि कॉमन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे। अब क्या आप बता सकते हो कि इसमें मतलब कॉमन मिलेगा? नहीं कॉमन मिलेगा ना। 2 अलग से कटेगा, 3 अलग से कटेगा, 5 अलग से कटेगा, 7 अलग से कटेगा, तो इनमें क्या एचसीएफ एक ही रहेगा, यानी कि केवल एक ऐसी संख्या है जो इन सबको काट देगी, तो इसीलिए एचसीएफ जाकर एक बनता है। आप लोगों को जो एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया जाएगा तो अच्छे से आपको हम समझा देंगे। कॉमन वाला ही एचसीएफ जाकर बनता है, तो एक ही समय कॉमन होगा, तो इसलिए जाकर क्या होगा, एचसीएफ हमारा एक होगा, इसीलिए इस संख्या युग्म को क्या बोला जाता है, सहभाज्य संख्या बोला जाता है। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको संख्या के बारे में बताया उतना सारा सारा आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। कोई भी टॉपिक मैं आपको समझाए बगैर छोड़ूंगा नहीं, ये आप ध्यान रखो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ पहली प्रश्नावली। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, अभाज्य संख्याओं से प्राप्त गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी कि एक ऐसा गुणनखंड जो हमें क्या अभाज्य संख्याओं से प्राप्त हो, उसे क्या बोला जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा। जैसे मान के चलो एग्जांपल की बात करें, जैसे मान चलो 10 है, 10 को हमने क्या लिख सकते, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। अब जो 2 है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से कटे या तो अपने आप से कटे। तो 2 जो है, 2 और 5 या तो अपने आप से कटे या तो एक से कटे, यानी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और इस अभाज्य संख्या से जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। उसके बाद जैसे मान चलो हमने इसी पर क्या ले लिया, 100 ले लिया, तो क्या बनेगा जाकर 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना। 5 बचे 25, 25 दूना 50 दूना 100। तो ये यहाँ पर भी क्या हमें 2 और 5 मिला है जाकर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यही। तो आशा करता हूं कितना समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या से ही हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड बनता है। और एक बात और ध्यान रखना, जो भाज्य संख्या होती है उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तब जाकर हमें अभाज्य संख्याओं के द्वारा अभाज्य गुणनखंड मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो इसी अभाज्य गुणनखंड पर ही आधारित है आपकी प्रश्नावली 1.1 की जो प्रमेय है। इससे पहले यूक्लिड विभाज्य प्रमेयिका थी, तो वो अब क्या रिड्यूस हो चुकी है, अब होगी जाकर जो सेकंड वाली थी आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अभी तक हमने जो बताया आपको एकदम बेसिक बताया है, इस चैप्टर का पूरा पूरा एकदम बेसिक बताया है। अब जो हम बता रहे हैं वो प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। गणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें बताया क्या गया है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, क्या बताया गया है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मतलब आप लोग समझिए क्या ये कहना चाह रहे हैं। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, अर्थात आपका जो प्रश्नावली 1.1 की जो प्रमेय है वो बताया जा रहा है। इन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जांपल आपके सामने ही है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है और इसका जब गुणनखंड किया गया तो क्या हमें अभाज्य गुणनखंड मिला ना। तो वही बता रहे हैं कि हम कोई भी संख्या हो, भाज्य संख्या हो, तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड में बदल सकते हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। क्रम के बिना अद्वितीय होगा, इसका मतलब आप समझिए। जैसे मान के चलो क्रम के बिना अद्वितीय का मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चलिए कि जैसे जो 10 है, जैसे जो हमारा 10 है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा वो क्या बनेगा जाकर 2 और 5 ही बनेगा।
यानी 10 में आप उसका गुणनखंड निकालोगे तो इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता, हमेशा आएगा तो आएगा 10 और 5 ही आएगा। अगर हम 100 की बात करें तो इसमें 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इतना ही बनेगा जाकर, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। चाहे उसे हम निकालें या आप निकालो या कोई दूसरा निकाले या इस समय निकालो या बाद में निकालो या पहले निकाला गया होगा, जो भी निकाला गया होगा इसका जो गुणनखंड बना होगा 100 का वो 2 गुणे 5 गुणे 5 ही बना होगा। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया है वो आप लोगों को आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आशा करता हूं कि आपने क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जितना मैंने आप लोगों को बताया है इस क्लास में वो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया है। और बाई चांस यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप क्या करो, बैक करके दोबारा देख लो। और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया है। और यदि आप यहां तक देखते के आए हो तो जाहिर सी बात है कि वीडियो पसंद आया तभी आप यहां तक आए हो। तो वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि आने वाली कोई भी स्टडी के रिलेटेड वीडियो हो कल आपको इसी समय साइंस की वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे वो आएगी तैसे आपको क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। और कोई भी आपका साथी जो स्टडी नहीं कर पा रहा है उसके पास भी इस क्लास को शेयर करो। जितना मैं ये स्टडी करा रहा हूं ये सारा का सारा यूट्यूब पर फ्री है, एक भी पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी किसान के बच्चे हैं जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं पैसे के कारण, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन सबके पास भेजो और सब कोई अच्छे से स्टडी करें। और हमारे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को अधिकतर ऑनलाइन स्टडी ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें या तो आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होता और आपका समय भी नहीं ज्यादा ओवर होगा। आप क्या करते हो, या तो आप विद्यालय से कोचिंग जाते हो या तो घर से जाकर कोचिंग जाते हो, आपको दोनों स्थितियों में आपका समय बर्बाद होता है। मगर अगर आप ऑनलाइन करोगे तो विद्यालय से आने के बाद आप अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूं जितना आपको हमने बताया वो सारा सारा समझ में आ गया है। आप लोग पसंद आया तो वीडियो इसको अन्य बच्चों तक भी भेजो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि कोई बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं सर जी हमें तो आपके पेड कोर्स में पढ़ना है, आप खुद हमारा कंटेंट देख सकते हो। अगर हम आपको यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, तो ऐप पर आकर हम कितना बेहतर पढ़ाते होंगे। और यदि आपको चाहिए कि हाँ सर जी हमें आपके हाथ की लिखी हुई नोट्स मिल जाए और जितना कुछ क्लास आएगी उसकी सारी की सारी हाथ की लिखी हुई नोट्स मिल जाए और कुछ अलग क्लासें भी आपको अच्छे अच्छे वाली मिले, आपको लगातार गाइडेंस मिले और उसके बाद में आपका टेस्ट वगैरह हो, तब इसके लिए अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो क्लास 10th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए हमने आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। सफलता 0.1 जो बैच है वो क्लास 10th के लिए है, जो मैथ और साइंस के लिए है। उसमें मात्र आपको 99 रुपीज देने पड़ेंगे। उसमें हम आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, चाहे जितने दिन में हो, अनलिमिटेड है वो। तब तक वो लिमिट उसकी है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। और जो हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए सफलता 0.2 बैच है, उनको 3 विषय के लिए केवल 149 देना पड़ेगा, यानी 149 रुपए देना पड़ेगा अभी 5 तारीख तक। उसके बाद अगर आप कोर्स ले रहे हो तो आपको थोड़ा अधिक पे करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9305575961 पर आप लोग मैसेज कर देना। कैसे ऐप लॉगिंग होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या नहीं होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपका एड्रेस पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप भेज देना, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करके इस क्लास को उन बच्चों तक भेजो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और मैं आप लोगों को कल इस प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये नहीं कि केवल एक क्वेश्चन बता दिया और बाकी आप सॉल्व करो, नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एकदम जीरो मान रहा हूं और आपको एकदम बेसिक से सिखाना चाहता हूं। जब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ना क्वेश्चन सॉल्व कराएं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए हम एकदम जीरो से सॉल्व कराएंगे। जिन बच्चों को आ रहा है वो अच्छे से अपना सॉल्व कर लेंगे और जिन्हें नहीं आ रहा है वो यहाँ से देखकर सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर चलते हैं, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे फिर से वही बात, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी स्टडी का रिलेटेड वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। ओके, बाय बाय बच्चों, चलते हैं, मिलेंगे कल आप लोगों को इसी समय साइंस की क्लास के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।